वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज यूपी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और ये टेस्ट नंबर है 259। इससे पहले के टेस्ट आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 259 तक पहुँच सकते हो। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना क्रमशः कब की थी? यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे। ये सन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर वापस कब आए थे, लौटे कब थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और वापस आए थे 1915 में। अब 1893 में वो जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं उसी साल फिनिक्स आश्रम की स्थापना वहां पर कर देंगे वो। तो 1893 वाले ऑप्शन को हटा दीजिए। क्रमशः में है तो अगर 1915 सही भी होगा तब भी गलती हो जाएगा, पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। 1880 में वो दक्षिण अफ्रीका गए नहीं थे तो इसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में, और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी 1910 में। तो क्रमशः 1904 1910 ए है इसका आंसर। देखिए, गांधी जी ने 1904 में नेटाल में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लिस्ट में वर्णित पूंजीवाद की आलोचना और प्रेम, श्रम तथा मानव की गरिमा के सरल जीवन के गुणों की प्रशंसा करने वाले काम से प्रेरित था। 6 वर्ष के बाद 1910 में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, जिसका नाम रूसी लेखक टॉलस्टॉय के नाम पर रखा गया, जिसकी गांधी ने प्रशंसा की। देखिए, ये जो आश्रम थे वो सत्याग्रहियों के परिवारों को घर देने और उनके संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान खुद को बनाए रखने में मदद करने के लिए थे, और इसने एक शैक्षिक प्रयोग के रूप में भी काम किया। इन आश्रमों ने टॉलस्टॉय फॉर्म गांधी द्वारा स्थापित अपनी तरह का दूसरा फॉर्म था। ये जितने भी टेस्ट हैं इनकी आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। दूसरा प्रश्न ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का है। यह पुस्तक, यह है उनके लेखक, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बोहरा, बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल, भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न विट्ठल रामजी सिंधे। अस्पृश्यतेचा या अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी एक ही बात है। तो भगवती चरण बोहरा की बुक है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है, करेक्ट है। वंदे जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल का है, दूसरा भी सही है। भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न विट्ठल रामजी सिंधे। ये सारे के सारे समझ लेते हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक है भगवती चरण बोहरा की, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल का, और इंडियन अनटचेबिलिटी क्वेश्चन या भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न है विट्ठल रामजी सिंधे। तो केवल क्या हो रहा है आज, उपरोक्त सभी के सभी सुमेलित हैं। डी है इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, खेड़ा सत्याग्रह 1916, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च 1930, खिलाफत आंदोलन 1919। देखिए, खिलाफत 1919 ठीक है, सविनय अवज्ञा 1930 सही है, भारत छोड़ो 1942 सही है, खेड़ा 1916 नहीं बल्कि 1980 1918 होगा। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, हमेशा एग्जैक्ट सन के साथ इनको याद रखिएगा, वर्ष के साथ। चंपारण सत्याग्रह 1917 का, खेड़ा सत्याग्रह 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नंबर 4 पर आ जाइए। चुआर विद्रोह का कारण क्या था? जंगल महल विद्रोह या चुआर विद्रोह का कारण था, क्या था? अकाल, भू राजस्व की बढ़ती मांगे, आर्थिक संकट, ये सारे के सारे। चुआर विद्रोह जो कि एक जनजातीय विद्रोह था बंगाल में, अकाल, भू राजस्व की बढ़ती मांगे, आर्थिक संकट, ये सारे के सारे कारण थे, इसलिए डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, जंगल महल विद्रोह या चुआर विद्रोह, अकाल, भू राजस्व की बढ़ती मांगों और आर्थिक संकट ने मिदनापुर जिले के जंगल महल और बांकुरा जिले जो कि थे बंगाल में, ठीक है, चुआर आदिवासियों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। इस जनजाति के लोग मूल रूप से किसान थे और शिकारी थे। इस विद्रोह, यह जो विद्रोह है वो 1766 से 1772 तक चला, फिर 1795 में चला और कुछ वर्षों के बाद 1816 में चला।
इलाहाबाद की संधि से कौन संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। इलाहाबाद की संधि से संबंध रखते हैं, नहीं, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में दो महत्वपूर्ण संधियां की थी, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इन्होंने भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में एक राजकोट कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि तथा वाणिज्य विभाग की स्थापना की। निरीक्षण के उद्देश्य से 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में अपराधी बस्ती का दौरा करते समय उनकी हत्या एक अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी ने की थी, जिसने चाकू का इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित ये उपरोक्त विशेषताएं हैं? ये सीरीज में कई बार आपको मिला होगा। वैसे तो पहले से एलिमिनेट कर दोगे। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में एक राजकोट कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज भी इसने खोला और इसका नाम है लॉर्ड मेयो। ठीक है, चाकू घोंप कर मार दिया था शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में। तो लॉर्ड मेयो का जो समय है वो 1869 से 1872 इसके कार्यकाल का। और भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की मेयो ने। भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की, सरकारी रेलवे की शुरुआत और जेल सुधार। माउंटबेटन योजना इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। भारत की स्वतंत्रता का कारण बनी माउंटबेटन योजना और भारत के विभाजन का कारण भी माउंटबेटन योजना ही है। ये प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में सीधे सीधे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के विभाजन का कारण बनी? तो उसका उत्तर है माउंटबेटन योजना। और भारत की स्वतंत्रता का कारण बनी माउंटबेटन योजना कब की है? ये 1947 से 46। यह है 1947 की। 3 जून 1947 या 5 जून 1947? 3 जून 1947 ए है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर माउंटबेटन योजना के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन हेतु दो समूहों के रूप में मतदान करेंगी, यानी हिंदू और मुसलमानों के लिए। यदि किसी भी समूह के साधारण बहुमत द्वारा विभाजन के लिए मतदान किया जाएगा तो इन प्रांतों का विभाजन किया जाएगा। और क्या क्या? विभाजन के मामले में दो डोमिनियन और दो संविधान सभाएं बनाई जाएंगी। सिंध अपना निर्णय स्वयं लेगा। कांग्रेस ने अखंड भारत को स्वीकार किया था, इसलिए उसके अन्य सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि रियासतों की स्वतंत्रता को अस्वीकार किया गया, रियासतें स्वतंत्र नहीं रहेंगी, इन्हें भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल होना होगा। बंगाल की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया गया, बंगाल स्वतंत्र देश नहीं होगा अलग से। हैदराबाद के पाकिस्तान में विलय को अस्वीकार कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई। यदि विभाजन को प्रभावी किया जाएगा तो एक सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और की भी गई। रेडक्लिफ के नाम पर भारत और विभाजन की सीमा रेखा बनी और यही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा रेखा है, दोनों का याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि रेडक्लिफ पूछ ला किन दो देशों के बीच और भारत पाकिस्तान है नहीं तो गलत है, वो प्रश्न गलत नहीं है। भारत बांग्लादेश के बीच भी सीमा रेखा रेडक्लिफ है, भारत पाकिस्तान के बीच भी सीमा रेखा रेडक्लिफ है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1947 की कैबिनेट मिशन योजना ने क्या किया? 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया? नहीं, अस्वीकार कर दिया था। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता होगी किंतु अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता होगी और अवशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त होंगी, गलत है स्टेटमेंट। इसे क्रिप्स मिशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना प्रतिस्थापित है 1945 की वेबल योजना से। क्रिप्स मिशन तो 1942 का, तो यह भी गलत है, यानी सही हो जाएगा यहाँ पर भी। एक संविधान सभा को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना गया था, बी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होंगे। पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया, पहला गलत हो गया। चौथा गलत हो गया, इसे बेबल योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, न कि कैबिनेट मिशन योजना क्रिप्स मिशन के द्वारा। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता होगी और अवशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त होंगी। और एक संविधान सभा को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाना था, यानी 3 समूह में मतदान, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग।
एक है राजगोपालाचारी फॉर्मूला और दूसरा है देसाई लियाकत समझौता। आपको बताना है कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला और देसाई लियाकत समझौते में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान समान थे, एक समान थे। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण क्या दोनों चाहते थे। जनमत संग्रह, विभाजन और रक्षा, वाणिज्य, संचार की सुविधा के प्रावधान दोनों देना चाहते थे। इनमें से कोई भी नहीं है। या केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए सहयोग दोनों चाहते थे। देखिए, केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए सहयोग दोनों चाहते थे, तो ए है इसका आंसर, बाकी नहीं। राजगोपालाचारी फॉर्मूले की बात करें तो सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में कांग्रेस लीग सहयोग के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया। यह पाकिस्तान के लिए लीग की मांग की मौन स्वीकृति थी। गांधी जी ने इस फॉर्मूले का समर्थन किया। राजगोपालाचारी फॉर्मूले के अगर मुख्य बिंदु देखें तो क्या क्या थे। मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा की गई स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी। लीग केंद्र में अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस को सहयोग करेगी। युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्र की संपूर्ण आबादी को जनमत संग्रह द्वारा तय करना था कि एक अलग संप्रभु राज्य का गठन किया जाए या नहीं किया जाए। विभाजन की स्वीकृति के मामले में रक्षा, वाणिज्य, संचार आदि की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से समझौता किया जाना है। अब देसाई लियाकत समझौते की बात करें तो गतिरोध खत्म करने के प्रयास जारी रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता भूलाभाई देसाई ने मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान से मुलाकात की और दोनों ने केंद्र में एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें शामिल थे केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस और लीग द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की संख्या समान होगी। तो विकल्प ए जो है वो मैच कर रहा है दोनों में, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें जो है आरक्षित होंगी और इस आधार पर कांग्रेस और लीग के बीच कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन निर्णय के दूरगामी प्रभाव पड़े। एक्सप्लेनेशन अगर ये बाउंस मार गई हो तो इसको पॉज मार के 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अब 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तबकों या समूहों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध और बहिष्कार किया। देखिए, रियासतों ने तो नहीं किया। रियासतें ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, एक तरह से नाम मात्र का हिस्सा ही कहा जाएगा उसको, लेकिन बहिष्कार या विरोध नहीं किया, तो सी कट जाएगा। मजदूर, युवा वर्ग और कृषक समूह, इन्होंने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सबसे ज़्यादा आगे थे युवा वर्ग, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 की, क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि यदि अंग्रेज भारत से चले गए तो जो सामान्य वर्ग है, मतलब जो हिंदू वर्ग है, वो क्या करेगा, अल्पसंख्यकों का हनन करेगा, उनको पीड़ित करेगा, ठीक है, उनको दबा के रखेगा। तो मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का। मुस्लिम लीग चाहती थी अंग्रेज यहीं रहें भारत में। और बहिष्कार किया किसने, हिंदू महासभा ने बहिष्कार किया। किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ए है इसका आंसर। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, जन भागीदारी की सीमा, युवा विशेषकर स्कूल और कॉलेज के छात्र सबसे आगे रहे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया, ठीक है, हाँ सॉरी, करो या मरो का नारा दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट तो भारत छोड़ो आंदोलन ही है अंग्रेजी में। देखिए, मजदूरों ने हड़तालें की और दमन का सामना किया। सभी तबकों के किसान जो है आंदोलन के केंद्र बिंदु थे। कुछ जमींदारों ने भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, कुछ जमींदारों ने। भूमिगत कार्यकर्ताओं को आश्रय देकर मुसलमानों ने मदद की और आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई, ठीक है, ना हिंदू मुस्लिम से लड़ा, ना मुस्लिम सिख से, ना सिख मुस्लिम से। रियासतों ने धीमी प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन ना विरोध किया ना बहिष्कार किया, इसलिए सी वाला हमने गलत कर दिया। कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल ही नहीं हुए। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया, तो ए वाला ऑप्शन सही है। उन्हें डर था कि अगर उस समय अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो अल्पसंख्यकों को हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसी सोच थी उनकी। और हिंदू महासभा ने तो आंदोलन का बहिष्कार ही किया, तो विकल्प ए सही है। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और यह नारा सैन फ्रांसिस्को में दिया गया था। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्कूल में सुनते आ रहे होगे आप, स्कूल में पढ़ा होगा।
बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस का नारा है ये नारा मलाया में दिया गया, सैन फ्रांसिस्को में नहीं, तो गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट, केवल ए इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता के लिए अनंतिम सरकार का गठन किया, लेकिन उनके द्वारा जो प्रसिद्ध नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मलाया में दिया गया था, न कि सिंगापुर में, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 12 प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। गदर पार्टी का गठन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अधीन अनंतिम भारत सरकार का गठन यानी प्रोविजनल, रूस की अक्टूबर क्रांति, इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी का गठन 1913 और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अधीन अनंतिम सरकार का गठन 1915, तो 1 2 3 वाली लाइन सही हो गई, 2 से एलिमिनेट हो गया, ए है इसका आंसर। तो गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 के तहत अनंतिम भारत सरकार का गठन किया, और रूस की अक्टूबर क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है, तो बीच में 2 साल का गैप है, 13 14, 1 साल का गैप है, 13 14 15, 15 के बाद 16 17। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं है? ग्रेटर इंडिया की एक सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाना चाहिए, इसने सिफारिश की कि सिंध को बंबई से अलग किया जाना चाहिए, इसने द्वैध शासन को जारी रखने की बात नहीं की। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, वही आंसर होगा। देखिए साइमन कमीशन ने मई 1930 में एक 2 खंड की रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जिसे स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो पहला गलत हो गया। इसने संघवाद के विचार को स्वीकार किया, लेकिन निकट भविष्य में नहीं। इसने सुझाव दिया कि ग्रेटर इंडिया की एक सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। इसने सुझाव दिया कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान को स्थानीय विधायिका मिलनी चाहिए। इसने सिफारिश की कि सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाना चाहिए और बर्मा को भारत से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक हिस्सा नहीं था। इसने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय सेना का भारतीयकरण किया जाना चाहिए, हालांकि ब्रिटिश सेना को बनाए रखे जाने की सिफारिश इसने की थी, और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1932 के कॉमनवेल्थ अवार्ड के दौरान पूना पैक्ट हुआ, निम्नलिखित में से कौन पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता थे? बताना है आपको। हस्ताक्षरकर्ता पूछ रहा है, वार्ताकर्ता नहीं पूछ रहा है। पूना पैक्ट को लेकर बातें जो हुई थी वो गांधी अंबेडकर के बीच हुई थी, लेकिन हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन है ये पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर को एलिमिनेट कर दीजिए। मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, सी है इसका आंसर। देखिए 1932 में बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर बातचीत की। पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि अगस्त 1932 का कॉमनवेल्थ अवार्ड था, जिसने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। इस प्रकार गांधी जी पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे, वे केवल डॉक्टर अंबेडकर के साथ पैक्ट के वार्ताकर्ता थे। मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? ए एन सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, जे वी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, पेशे से वकील थे ये। अच्छा 3 लोग इसमें पेशे से वकील थे, वकालत सभी ने की थी, जे बी कृपलानी को छोड़ दिया जाए तो। ब्रज किशोर प्रसाद भी वकील थे, ए एन सिन्हा भी वकील थे, जे बी कृपलानी पेशे से शिक्षक थे, ये वकील नहीं थे, सी है इसका आंसर। तो सबसे पहले बात करें ए एन सिन्हा की, यानी अनुराग नारायण सिन्हा। बिहार के महान राजनीतिक नेताओं में से एक, पेशेवर रूप से एक वकील थे और संविधान सभा के सदस्य थे। उन्हें बिहार विभूति की उपाधि प्रदान की गई थी। ब्रज किशोर प्रसाद की बात करें तो बिहार के एक वकील और समाज सुधारक थे। वे महात्मा गांधी से प्रेरित थे और स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण
पूर्णकालिक रूप से शामिल हो गए और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। जे.बी. कृपलानी की बात करें, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध गांधीवादी, समाजवादी, शिक्षाविद और एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। वह संविधान सभा के सदस्यों में से एक थे और भारत की अंतरिम सरकार में कार्यरत थे, यानी 1946-47 में। तो शिक्षाविद हो गए जे.बी. कृपलानी। बाकी राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो एक भारतीय राजनेता, वकील, पत्रकार थे, जो भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथी भी थे। तो ये हिस्ट्री के 15 प्रश्न थे, मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं RO की। धन्यवाद।